नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज 11 जनवरी और उसी के साथ अपनी करंट अफेयर की क्लास यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आज के टॉपिक्स क्या रहेंगे? बैन ऑन वीट एक्सपोर्ट, तो इसके ऊपर अभी क्या फ़ैसला लिया जा रहा है उसको देखेंगे। साथ ही साथ जो जोशीमठ की जितनी भी लैंड है वहाँ पे क्रैक्स आ गए हैं। ठीक है ना, लैंडस्लाइड भी वहाँ पे हो रही है। तो ये पूरा मामला देखेंगे कि उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। साथ ही साथ देखेंगे एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में, और ऊपर से जो केरला स्टेट है वो पेंशन प्रोवाइड कर रही है मनरेगा वर्कर्स को, तो ये भी पूरा मैटर देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये कितने बड़े बड़े क्रैक्स आ रखे हैं और ये पूरी बिल्डिंग एक दूसरे से टच होगी यहाँ पे। तो ये हाल हो रखे हैं कहाँ पे? जोशीमठ में। जोशीमठ की अगर आपको लोकेशन का मैं बताऊँ तो एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। तो ये आ गई हमारी लोकेशन जोशीमठ, जहाँ पे ये फ़िलहाल का इशू हो रखा है। तो ये पूरा एरिया है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये पूरा का पूरा एरिया जोशीमठ का है। और ऊपर से यहाँ पे पास में क्या क्या जगह लगती हैं, आई मीन यहाँ पे आप एक मिनट जूम आउट कर लेता हूँ मैं, उसके बाद में अच्छे से दिखेगा। हाँ, अगर ऊपर की साइड जाओगे तो यहाँ पे ये बद्रीनाथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बद्रीनाथ हो गया। तो बद्रीनाथ जाने के लिए भी आपको एक बार को जोशीमठ में स्टे करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी दूर हो जाता है। और इधर ऋषिकेश हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो गया, श्रीनगर हो गया, देन देवप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, इधर देहरादून, और यहाँ पे ऋषिकेश और हरिद्वार भी आ जाता है। तो ये काफ़ी जगह हैं जहाँ से होते हुए अगर आप यहाँ पे बद्रीनाथ जाते हो तो आपको लास्ट में क्या कहाँ पे आना पड़ेगा? जोशीमठ। तो एक बार को यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। और इसके जो राइट साइड में ऊपर की तरफ क्या है? नंदा देवी नेशनल पार्क है। यहाँ पे मैंने जूम करके भी अभी दिखा दिया था ना आपको। तो ये रहा, ये एक बार को यहाँ पे देख सकते हो। और इसके साइड में क्या है? हाथी पर्वत। तो ये पूरा का पूरा एरिया, इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो हाँ, अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जोशीमठ है, उसके पास ही ओली हिल स्टेशन जहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं, हेलांग नाम की जगह है यहाँ पे। और ये जोशीमठ के यहाँ पे देखोगे ना साइड में, तो इधर देहरादून हो गया, यहाँ पे हरिद्वार अभी देखा ना हमने। और ऊपर की साइड यहाँ पे बद्रीनाथ, और साइड में क्या है? केदारनाथ। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते टाइम मोस्टली लोग यहाँ जोशीमठ से होते हुए निकलते हैं। अभी न्यूज़ क्या है ना, जोशीमठ एरिया के अंदर जो भी ये जगह है जोशीमठ नाम से, यहाँ के करीबन 60 से 70 घर जो ऐसे हैं जिनके अंदर क्रैक्स आ गए। ठीक है, वहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुई है। जोशीमठ लोकेटेड, अगर इसके लोकेशन की देखें तो जोशीमठ हिली टाउन के अंदर लोकेटेड है, जो कि ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंबर 7 के ऊपर चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ठीक है ना। द सिटी सर्व एज अ टूरिस्ट टाउन एज इट एक्ट एज एन ओवरनाइट रेस्ट स्टॉप फॉर द पीपल विजिटिंग बद्रीनाथ। जो बद्रीनाथ या फिर ओरली वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब को जाते हैं ना जितने भी लोग, जितने भी टूरिस्ट हैं, तो वो यहाँ पे एक रात रुक के जाते हैं, वरना वो रास्ता इतना लंबा है ना, वहाँ पे पहुँच पाना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। जोशीमठ इज़ आल्सो द ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। यहाँ पे क्या है ना, आर्मी का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटोनमेंट्स एरिया भी है यहाँ पे। ठीक है, टाउन है ना जोन 5 सिस्मिक हाई रिस्क जोन के अंदर पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रैक्स वगैरह यहाँ पे अभी फ़िलहाल को देखे जा सकते हैं। इट इज़ होम टू वन ऑफ द 4 कार्डिनल मैथ्स और मोनेस्ट्री। यहाँ पे ये क्या है ना, जो आदिशंकरा की जो 4 मोनेस्ट्री हैं उनमें से एक का स्थान यहाँ पे भी है। तो कहाँ कहाँ पे है वो 4? ठीक है, पहली तो होगी श्रीगेरी जो कि कर्नाटका में है, फिर द्वारका गुजरात के अंदर, फिर पुरी ओडिशा के अंदर, देन जोशीमठ जो कि नियर बद्रीनाथ है उत्तराखंड के अंदर। वाई इज़ जोशीमठ सिंकिंग? तो यहाँ पे इतनी दरार क्यों आ रही है और ये धंसता हुआ क्यों जा रहा है? अभी देखिए ना हमने वो फोटोज़ के अंदर कि वॉल्स के ऊपर क्रैक आ रखे हैं, बिल्डिंग आपस में टच होने को हो रखी है। ये पहली बार रिपोर्ट हुआ था 2021 के अंदर। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर ये पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे फ्रीक्वेंटली आपने पहले भी न्यूज़ वगैरह देखी थी कि यहाँ पे लैंडस्लाइड और फ्लडिंग वगैरह आती रहती है। एज पर रिपोर्ट, द उत्तराखंड गवर्नमेंट्स एक्सपर्ट पैनल इन 2022। उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो एक्सपर्ट पैनल है, उन्होंने 2022 के अंदर क्या फाउंडेशन किया था, मतलब उनको क्या पता चला था कि इस एरिया के अंदर काफ़ी ऐसी पॉकेट्स हैं जोशीमठ के अंदर जो कि सिंकिंग हो रही है, धंस रही है ना। और क्यों धंस रही है? क्योंकि उसके कुछ कारण मैन मेड भी हैं।
कि वहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चला रखा है और पेड़-पौधों को काट रहे हैं और पेड़-पौधे क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं और उन्हीं को अगर ख़त्म कर देंगे तो वहाँ की जो सॉइल है ना, एक-दूसरे से ऐसे सट के नहीं रहेगी और वो कटना स्टार्ट हो जाएगी, सॉइल इरोज़न वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और जो एक सबसे बड़ा रीज़न बन रहा है, ये घरों के अंदर जितने भी क्रैक्स वगैरह दिख रहे हैं, उसका। और साथ ही साथ कुछ नेचुरल फैक्टर्स है लाइक जैसे कि वहाँ पे फ्लड आ जाना, क्लाउड बर्स्टिंग हो जाती है, तो ये भी कुछ कारण है जिसकी वजह से ये पूरी प्रॉब्लम सामने आ रही है। रीजंस देखते हैं। साइट ऑफ एन एंशियंट लैंडस्लाइड। अकॉर्डिंग टू 1976 मिश्रा कमेटी रिपोर्ट, 1976 में मिश्रा कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे जोशीमठ को ऐसी जगह पे जोशीमठ है जहाँ पे जो डिपॉजिट है ना सैंड और स्टोन के, वो मेन रॉक के ऊपर नहीं है, ठीक है, कि भाई वो एक तरह से स्टेबल रॉक हो, वहाँ पे ये पूरी एरिया स्थित हो, है ना? उसके ऊपर पूरा एरिया बेस हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट लाइज़ ऑन एन एंशिएंट लैंडस्लाइड। तो मतलब क्या है ना, यहाँ पे पहले लैंडस्लाइड होती थी, होते-होते उन्हीं जगहों के ऊपर लोग रहने लग गए, है ना? वो अच्छे से बाइंड अभी भी नहीं है वहाँ पे, इसी वजह से ऐसे क्रैक्स आते रहते हैं टाइम के साथ-साथ। और वहाँ पे क्या है ना, 2 रिवर करंट्स है लाइक अलकनंदा होगी, धौलीगंगा होगी, उसकी वजह से भी जो साइड की जितनी भी ज़मीन है, जो भी मिट्टी वगैरह है, उसका कटाव होता रहता है, जिससे जो ऊपर की जो ज़मीन और जो मिट्टी है, वो नीचे की तरफ सरकती रहती है, खिसकती रहती है और जो ऊपर के घर हैं उनमें क्या आनी स्टार्ट हो जाती है, दरार आनी स्टार्ट हो जाती है, क्रैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। और कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि वहाँ पे किसी भी तरह का हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होना चाहिए, ब्लास्टिंग या फिर खुदाई नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से बोल्डर्स जो बड़े-बड़े पत्थर होते हैं, छोटे-छोटे पत्थर होते हैं, है ना? उनको रिमूव करते हो रोड रिपेयर्स के लिए या फिर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन या फिर पेड़ों की कटाई, ये सब वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफी की बात करें तो स्कैटर्ड रॉक्स हैं उस एरिया के अंदर, जो कि ओल्ड लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। बोल्डर्स हैं, जेनेसिस रॉक्स हैं, लूज सॉइल है, ठीक है? जो ढीली-ढाली मिट्टी है वहाँ पे, जो काफ़ी पुरानी है नहीं, है ना? वो इतनी अच्छे से बाइंड नहीं हो पाई है कि जितना भी भार उसके ऊपर डाला जा रहा है उसको सहन कर पाए, और इसी वजह से वो कटाव हो के यहाँ पे दरार आती रहती है। दीज जेनेसिस रॉक आर हाईली वेदर्ड एंड हैव अ लो कोहेसिव वैल्यू। ठीक है, उनकी जो टेंडेंसी है ना हाई पोर प्रेशर की, व्हेन सैचुरेटेड विद वाटर, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून। मानसून के अंदर उनकी पोरोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे सॉयल इरोजन होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से कि जितनी भी सॉयल हो कटना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही बात करते कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की, इंक्रीज़ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ ही वहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रखा है एंड वाइडनिंग द नेशनल हाईवे, जो नेशनल हाईवे नंबर 7 है, उसको और चौड़ा करने का काम वहाँ पे लगातार होता जा रहा है, जिसकी वजह से भी ये भी एक बहुत बड़ा मैन मेड रीजन है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। लैंड इरोजन यानी कि सोयल इरोजन, वहाँ से विष्णुप्रयाग और एंड स्लाइडिंग अलोंग द नेचुरल स्ट्रीम आल्सो आर द अदर रीजन बिहाइंड द सिटीज़ फेट। कि ठीक है, वहाँ पे विष्णुप्रयाग है जहाँ पे 2 रिवर्स निकलती है, अलकनंदा होगी और धौलीगंगा होगी, जहाँ से मिट्टी का कटाव होता है। साथ ही साथ छोटी-छोटी नदियाँ ऊपर पहाड़ी एरिया से वहाँ पे बह के आती रहती है, जहाँ से जिसकी वजह से वो भी एक रीज़न है मिट्टी के कटाव होने का। और इस सब का इम्पैक्ट किस पे पड़ा, वहाँ पे रहने वाली फैमिलीज़ पे। कितनी, करीबन 66 फैमिली, 66 फैमिलीज़ हैं इस टाउन के अंदर जिन्होंने अपने 561 घर में क्या है ना क्रैक्स देखे, दरारें देखी और अपने घर खाली करने पड़े। गवर्नमेंट ऑफिशियल कहते हैं कि इसकी वजह से करीबन 3000 लोगों की ज़िंदगी पे क्या पड़ा है, इफ़ेक्ट पड़ा है। उनको अपने घर खाली करके जो गवर्नमेंट के सेफ शेल्टर्स हैं, उनके अंदर जाके अपना अभी फ़िलहाल वो वहीं पे रह रहे हैं। अब बात करते हैं एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में। रिसेंटली ABP has been launching during the second National Conference of Chief Secretaries held from 5th to 7 जनवरी 2022। 5 से 7 जनवरी 2022 के बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे सारे के सारे चीफ सेक्रेटरी थे। और वो किस वास्ते हुई थी, वो हुई थी ABP। ABP मतलब एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के लिए। अब ये प्रोग्राम है क्या, इसको पढ़ते हैं। इट इज़ अ डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जिसका एम क्या है कि जो जो एरिया के अंदर इसको लागू किया जाएगा, वहाँ के एरिया की परफॉर्मेंस को बेटर बनाना, ठीक है? वहाँ का जो पैरामीटर्स है उनको अच्छे से डेवलप करना, वहाँ की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं जो अगर अच्छी नहीं है तो उनको और बेहतर बनाना।
इसको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2022-23 के अंदर। स्टार्टिंग में इसको 500 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर स्टार्ट किया जाएगा, कवर करेगा, जो कि 31 स्टेट्स में से ली जाएंगी और साथ ही साथ कुछ यूनियन टेरिटरी रहेंगी विद और हाफ ऑफ दिस ब्लॉक्स लोकेटेड इन 6 स्टेट। इनमें से 500 मतलब आधे से ज़्यादा जो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे काम होना है, जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने हैं, वो करीबन 6 स्टेट्स के अंदर पड़ते हैं: यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। एबीपी किस पे बेस्ड है? आपने देखा होगा एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। जो डिस्ट्रिक्ट्स पिछड़ी हुई थी उनको फिर से वहाँ पे डेवलपमेंट काम स्टार्ट किए गए और कुछ पैरामीटर्स वहाँ पे डाले गए जिसके बेस पे उनको पॉइंट्स मिलते थे और वो आपस में compete करके एक दूसरे से बेहतर बनने की होड़ में अपनी डिस्ट्रिक्ट को और बढ़ाती गई और अच्छा बनाती गई। तो उसी तर्ज पे ये ब्लॉक प्रोग्राम मतलब उसको और डिवाइड कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट को अब ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया और सेम प्रोग्राम उसी तर्ज पे इसको चलाया गया है। व्हाट इज़ द एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो 2018 के अंदर चलाया गया था? उसका एम क्या था? डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करना, है ना? एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आर दोज डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया दैट आर अफेक्टेड बाय पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। कि वहाँ के जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे ना वो काफ़ी पुअर थे। ना तो वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी थी, ना पे वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की, ना एजुकेशन की। तो काफ़ी ऐसे पैरामीटर्स थे जहाँ पे वो लैग करती थी और उन्हीं चीज़ों को सुधारने के लिए एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, जहाँ पे देश की 112 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया, है ना? एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल प्रोग्राम इज एनकर्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा ये पूरे प्रोग्राम को चलाया गया। इन एडिशन इंडिविजुअल मिनिस्ट्री हैव अज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्राइव द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो इस डिस्ट्रिक्ट में जो जो भी पैरामीटर्स थे वो जिस भी मिनिस्ट्री के अंडर में आते थे तो उन्होंने अपने अपने पैरामीटर्स को संभाला और उन पे अच्छे से काम करना स्टार्ट किया। अब बात करते हैं ब्रॉड कंटर्स ऑफ द प्रोग्राम। एक तो कन्वर्जेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट की जितनी भी स्कीम है उनको कन्वर्ज करके अच्छे से वहाँ पे लागू करना। फिर कोलैबोरेट करना, यानी कि सेंटर और स्टेट लेवल पे प्रभारी ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स मिल के इस स्कीम को अच्छे से लागू करते हैं। फिर कंपटीशन होता है डिस्ट्रिक्ट्स का आपस में, जहाँ पे मंथली बेस पे उनकी रैंकिंग की जाती है कि किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, उस बेस पे उनको मार्क्स मिलते हैं, है ना? उनकी पॉइंट टैली होती है। फिर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। देखो, सारा का सारा फोकस किस पे रहेगा? मतलब जो हर एक डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं फॉर इमीडिएट इम्प्रूवमेंट, जिनको सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या है ना, मंथली बेस पे पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनकी उसी बेस पे रैंकिंग की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट्स आर प्रोडीड एंड एनकरेज्ड एज फर्स्ट कैचअप विद द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट विद इन देयर स्टेट। कि भाई हर एक स्टेट के अंदर जो जो भी डिस्ट्रिक्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर में आती थी तो स्टेट चाहती थी कि उनकी स्टेट की ये डिस्ट्रिक्ट अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे और उस वजह से पूरा उसका ध्यान भी रखा गया था। और साथ ही साथ एक इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर ऑल, इस मोटिव को भी बढ़ावा दिया गया, लाइक सबका साथ सबका विकास। एडीपी इज एसेंशियली एम्ड एट लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कि जो जो चीज़ें हमारे वहाँ पे लोकल्स में मिलती हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन्हीं चीज़ों को और बेहतर बना के, है ना, एक उचले स्तर पे ले जाके उनका यूज़ किया जाए। अब देखते हैं पैरामीटर्स क्या होंगे रैंकिंग के, जिसके बेस पे पूरी डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग की जाती है। पहला 30% जो रैंकिंग होगी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, 30% एजुकेशन के ऊपर, 20% एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स के ऊपर, साथ ही साथ 10% फाइनेंशियल इंक्लूजन स्किल डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर देखेंगे तो वहाँ पे 10% उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। अब देखते हैं साथ ही साथ और कौन से वेरियस प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट इसके साथ में लागू कर रही है। एक तो हो गया सक्षम बेटियां अभियान, फिर एनीमिया मुक्त भारत एंड सुरक्षित, हम सुरक्षित तुम सुरक्षित। ठीक है, ये ऐसे कुछ फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो अभी स्टार्ट कर रखे किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बैन ऑन वीट। ठीक है, जो गेहूं के एक्सपोर्ट हम करते थे उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था, और वो क्यों लगाया गया था और अभी क्यों ये चर्चा के अंदर, तो पूरा मैटर यहाँ पे हम देखेंगे। द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग लिफ्टिंग अ बैन ऑन वीट एक्सपोर्ट। तो कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था वीट एक्सपोर्ट के, कि हम दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था। अब गवर्नमेंट क्या कंसीडर कर रही है कि हम इस बैन को हटा लेंगे, एंड इज़ लुकिंग एट अ करंट सप्लाई ऑफ वीट इन द सेंट्रल पूल। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी वीट पड़ा है
उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना हम सप्लाई कर सकते हैं, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन नीड है हमको हमारे देश की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए, जहाँ पे हम फ्री में या फिर काफ़ी सब्सिडाइज रेट पे गरीब लोगों को यहाँ पे राशन का क्या करते हैं, बाँटते हैं उनको, ठीक है? ड्यू टू द रिसेंट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आपको पता होगा अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बंद कर दिया गया था, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था व्हीट को काफ़ी लोअर अमाउंट में, मतलब काफ़ी सस्ती दरों पे। व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो ऑफ व्हीट डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री? कंट्री के अंदर सिनेरियो क्या है व्हीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, ठीक है? वो देखते हैं। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। सबसे ज़्यादा कौन उगाता है व्हीट की खेती, कौन करता है? गेहूँ की खेती कौन करता है? चाइना करता है, और चाइना के बाद हम करते हैं। लेकिन जब बात आती एक्सपोर्ट करने की, मतलब दूसरे देशों को बेचने की, तो हम करीबन जितनी भी हमारी प्रोडक्शन होती है उसका केवल 1% हम दूसरे देशों को बेचते हैं, निर्यात करते हैं। इट कीप्स अ लॉट ऑफ, इट प्रोवाइड सब्सिडाइज फूड फॉर द पुअर। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे और नहीं बेच सके, बेचने को बेच देंगे, लेकिन हमारी कंट्री की खुद की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमको उनका भी पेट भरना है, ठीक है? और इसी वजह से जितना भी व्हीट प्रोडक्शन होता है उसका एक काफ़ी बड़ा पार्ट हम सब्सिडाइज रेट पे किनको दे देते हैं? गरीब लोगों को दे देते हैं। इट्स टॉप एक्सपोर्ट मार्केट आर बांग्लादेश, जो 1% हम एक्सपोर्ट करते कौन कौन सी कंट्री को करते हैं? बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, साथ ही साथ यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई हो गया। इन कंट्रीज़ को हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, व्हीट का स्टॉक करीबन 2 मिलियन पर टन पर मंथ के हिसाब से ख़त्म होता जा रहा है पिछले 6 महीने के हिसाब से हम देखें तो, और करीबन फ़िलहाल काफ़ी लोएस्ट स्तर पे पहुंच गया है, काफ़ी निचले स्तर पे पहुंच गया है अगर पिछले 6 साल की अगर वैल्यूएशन के हिसाब से हम देखें तो। द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग लिफ्टिंग द बैन ऑन व्हीट एक्सपोर्ट वंस द स्टॉक आर सफिशिएंट। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कह रही है ना, कि जैसे ही व्हीट का जो स्टॉक है हमारा सफिशिएंट हो जाएगा, हम यहाँ से बैन हटा देंगे और अपने व्हीट को क्या करना स्टार्ट कर देंगे? एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। द व्हीट आउटपुट फॉर द ईयर 2023 इज एक्सपेक्टेड टू बी बेटर देन द लास्ट ईयर। जो इस साल का जो व्हीट हमारे पास आने वाला है 2023 के अंदर, उसकी जो गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है जो लास्ट ईयर का रहता है, क्योंकि हर साल थोड़े बहुत तो इनके जीन्स में चेंज करते रहते हैं साइंटिस्ट वगैरह, और अच्छी किस्म का गेहूँ हम उगाते हैं। व्हाट आर द रीज़न फॉर द बैनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट? तो इसका रीज़न क्या है कि हमने उस टाइम पे व्हीट के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था? पहला तो यही हो गया, प्राइस ऑफ व्हीट ग्लोबली। इंडिया सस्पेंडेड द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट इन मई 2022। मई 2022 से हमने दूसरे देशों को व्हीट एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था। एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था गवर्नमेंट के गैजेट के ऊपर, ठीक है? जहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जस्टिफाई करते हैं कि हमने क्यों इसको बैन किया था। दैट ग्लोबल व्हीट प्राइस हैव पुट प्रेशर ऑन द फूड सिक्योरिटी, कि जो ग्लोबली जो प्राइजेस थे उसके ऊपर उनके हिसाब से है ना, फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्या है ना, काफ़ी प्रेशर पड़ रहा था। नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन द नेबरिंग एंड वल्नरेबल नेशन, कि देखो पीछे वॉर भी चल रही थी, उस वजह से भी इनके प्राइसेस काफ़ी हाई चले गए थे, है ना? जिस वजह से इसकी अवेलेबिलिटी भी कम हो गई थी। और अगर हम ऐसे ही एक्सपोर्ट करते रहते तो हमारे देश के जो खुद के या इतने गरीब लोग हमारी कंट्री में भी, तो हम उनका पेट कैसे भरते? और इस चीज़ के लिए कि भाई कंट्री की खुद की जो मीट है ना, मतलब खुद की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, फूड सिक्योरिटी की नीड्स को पूरा करने के लिए हमने इसके ऊपर बैन लगा दिया। फिर बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन व्हीट प्रोडक्शन। The ban also promoted a decrease in wheat production after its production was affected by a heat wave that swept half of the countries during March-April 2022 while FCI was unable to accumulate adequate buffer stock। पहला तो ये हो गया ना कि प्राइस क्या है ना, पूरा वर्ल्ड के अंदर जो व्हीट के प्राइसेस थे अप एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, स्टेबल नहीं थे, तो इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी कंट्री में। फिर दूसरा, जो व्हीट का प्रोडक्शन था लास्ट ईयर, तो मार्च और अप्रैल के महीने में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हीट वेव चल रही थी, जिसकी वजह से जो गेहूँ की जो प्रोडक्शन थी उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ा और वो काफ़ी कम हुई, जिसकी वजह से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अच्छे से अपना जो बफर स्टॉक था ना उसको कंप्लीट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से पहले ही कमी थी और आगे भी इतनी मिले नहीं कि उस कमी को पूरा किया जा सके, तो फिर हम दूसरों को क्या ही बेचेंगे। अब बात करते हैं राइजिंग इन्फ्लेशन की, महंगाई का बढ़ जाना। जो होल प्राइस
इंडेक्स था इंडिया का, वो कितना मूव हो गया, 2.26% से कितना बढ़ गया, करीबन 14.5% मई 2022 के अंदर। रिटेल इन्फ्लेशन वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, करीबन 8 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ गया, 7.79% जो अप्रैल में था, उससे भी काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था, इस वजह से भी बैन कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा केरला टू प्रोवाइड पेंशन टू मनरेगा वर्कर्स। केरला स्टेट अभी मनरेगा जितने भी वर्कर्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, पेंशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जहाँ पे जो कि कंपनसेट करता है करीबन 20 से 80% ऑफ इनकम लॉस इनक्योर्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन, एज पर द स्टडी कंडक्टेड बाय अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी अक्रॉस 4 स्टेट। और कौन सी 4 स्टेट, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, इन्होंने 4 स्टेट के अंदर एक स्टडी कंडक्ट की या सर्वे किया। कौन सी स्टेट थी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और उनको क्या पता चला कि करीबन करीबन वहाँ पे क्या है ना, फुल लॉकडाउन था पूरी कंट्री के अंदर, तो कोई काम करने जा ही नहीं पा रहा था। ठीक है, उनको एक दिन का भी काम नहीं मिल रहा था, और जिस वजह से उनकी काफ़ी इनकम लॉस हुई। और उसी को कंपनसेट करने के लिए करीबन 20 से 80% जो इनकम लॉस हुआ था, उसी को कंपनसेट करने के लिए मनरेगा वर्कर्स को केरला क्या प्रोवाइड कर रही है अपनी स्टेट के अंदर, पेंशन प्रोवाइड कर रही है। अब देखते हैं व्हाट इज़ मनरेगा। मनरेगा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट गारंटी प्रोग्राम है जहाँ पे आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का, नॉट ओवर ओनली इंडिया। तो पूरे वर्ल्ड का है, जिसको 2005 के अंदर लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, कि ये गारंटी प्रोवाइड करता है 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट आपको देने की इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू द अडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड टू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो यहाँ पे क्या है ना, जो भी अडल्ट मेंबर्स होंगे आपके घर के, तो हर एक साल उसको 100 दिन का रोज़गार गवर्नमेंट की तरफ से गारंटीड आपको मिलेगा। ठीक है, और वो वर्क कौन से वर्क रिलेटेड होगा, वो होगा अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होगा। ठीक है, वहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं रखी गई है, पूरा का पूरा अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होगा। एज ऑफ 2022-23 देर आर 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर अंडर मनरेगा। अब यहाँ पे देखते हैं लीगल राइट टू वर्क। Unlike earlier employment guarantee scheme, the Act aims at addressing the cause of chronic poverty through a right-based framework। तो देखो देश के अंदर काफ़ी गरीबी है ना, और गवर्नमेंट हर एक को जो प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मनरेगा भी है ना, जो निचला तबका है, जो गरीब है, जो पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं, जिनको बड़ी बड़ी कॉलर जॉब्स नहीं मिल सकती, तो उस वजह से उनके लिए ये काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, उनको मनरेगा के तहत 100 दिन का पक्का रोज़गार मिल जाता है। अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो आपको उसकी गवर्नमेंट क्या है ना, भुगतान करके देगा, है ना। तो ये उनके लिए काफ़ी बेस्ट है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशरी हैव टू बी वुमेन। तो इसका जो लाभ उठाने वालों में करीबन 1/3 औरतें होती हैं। वेज मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज स्पेसिफाइड बाय द एग्रीकल्चर लेबरर इन द स्टेट अंडर मिनिमम वेज एक्ट 1948। जो 1948 की मिनिमम वेज एक्ट है, जहाँ पे न्यूनतम आपको आपकी मजदूरी वहाँ पे जो लिखी हुई है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे पे किया जाता है। मतलब उससे कम नहीं किया जाएगा, उससे ज़्यादा ही किया जाएगा। डिमांड ड्रिवन स्कीम। द मोस्ट important part of Manrega's design is its legally backed guarantee for any rural adult to get work within 15 days of demanding it। अगर मैंने डिमांड किया कि मेरे को काम चाहिए, है ना, और तो मेरे को उसके 15 दिन के अंदर अंदर ही क्या यहाँ पे मनरेगा के तहत काम दे दिया जाएगा। अगर वो मेरे को काम नहीं दिया जाएगा तो मेरे को बेरोज़गार भत्ता यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जिसको बोलते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दिस डिमांड ड्रिवन स्कीम enables that सेल्फ सिलेक्शन ऑफ द वर्कर्स। अब देखते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। देर इज एम्फेसिस ऑन स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय गिविंग ए सिग्निफिकेंट रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे क्या है ना, कि जो काम करवाए जाते हैं मनरेगा के तहत, उनकी प्लानिंग और उनके इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि इसको और डिसेंट्रलाइज किया जाए। ठीक है, कि मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर है
वो पूरा जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पे जो काम करते हैं, लाइक पंचायत राज इंस्टीट्यूशन होगी, जो पंचायत होगी, तो पूरा काम वो देख रेख करे और वही प्लान करे और वही इसको इम्प्लीमेंट करवाए। The Act mandate Gram Sabha to recommend the work that are to be undertaken, at least 50% of the works must be executed by them। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ग्राम सभा आपको रिकमेंड करेगा कि कौन सा काम करना है और एटलीस्ट उनका रिकमेंड किया हुआ 50% वर्क उन्हीं के द्वारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब देखते हैं इश्यूज़ क्या हैं। व्हाट आर द इश्यूज़ एसोसिएटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए क्या-क्या इश्यूज़ सामने आते हैं। पहला तो हो गया डिले और इनसफिशिएंसी इन द फंड डिस्पर्सल, कि भाई यहाँ पे है ना, इतने फंड्स अभी अवेलेबल नहीं है मनरेगा के अंदर। मतलब काम करवा लेते हैं लेकिन टाइमली उनको पेमेंट नहीं मिलता। मोस्ट स्टेट्स हैव फेल्ड टू डिस्पर्स वेजेस विद इन 15 days एज मैंडेटेड बाय मनरेगा। मनरेगा के अंदर आपने काम किया, काम के 15 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन काफ़ी स्टेट्स अपने हाथ खड़े कर चुकी हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 15 दिन की जो एक लिमिट होती है उसके अंदर जितने भी वर्कर्स है उसको पे कर सके। और अगर उनको पे ना किया तो सीधी सी बात है, आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है? आपको उसके ऊपर उनको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है तो इंटरेस्ट भी कहाँ से देगी, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। This has turned that the scheme into supply-based program and subsequently workers have begun to lose interest in working under it। तो इस वजह से क्या है ना, काफ़ी वर्कर्स अभी इस स्कीम से दूर हटने लगे। मतलब वो पूरा दिन काम करते हैं, अनस्किल्ड वर्क होता है, पूरा मैनुअल वर्क होता है, अपने हाथों से काम करते हैं ना। आपने देखा होगा कई जगह नालियाँ ठीक कर रहे हैं, नहर वगैरह, नदी वगैरह ठीक कर रहे हैं, गाँव के अंदर जोहड़ वगैरह होते हैं, तालाब वगैरह उनको खोद रहे हैं, रास्ते साफ़ कर रहे हैं। तो कितना कितना मेहनत का काम होता है। और फिर भी उनको 15 दिन के अगर अंदर-अंदर उनकी जो मेहनत है उसका भुगतान नहीं होता है, तो फिर वो कैसे काम चलाएँगे? उनको भी अपना घर चलाना होता है, 100 खर्चे होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है जब गवर्नमेंट के पास इस स्कीम के अंडर में पैसा ही ना मिले तो। फिर कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन, कि कास्ट के बेस पे सेग्रीगेट कर देते, अलग-अलग कर देते। देयर आर सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन डिलेज बाय द कास्ट। विदिन 46% पेमेंट टू एससी शेड्यूल्ड कास्ट वर्कर एंड 37% फॉर द एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब वर्कर्स वर completed in its mandated 7-day period and it was a dismissal 26% for नॉन SC ST वर्कर्स। तो यहाँ पे क्या कहा गया है ना, 40% पेमेंट जो SC कास्ट वर्कर जो होते हैं और 37% जो शेड्यूल ट्राइब से जितने भी वर्कर्स होते हैं, उनकी जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट को 7 दिन के अंदर अंदर करनी होती है और वो हो जाती है। और जो लेकिन जो बाकी के 26% बच गए, लाइक जो जनरल और अदर कास्ट से आते हैं, किसी भी कास्ट से, ओबीसी जनरल हो गया, तो जो नॉन एससी एसटी वर्कर हो गए, उनकी जो पेमेंट होती है ना, उनकी वो लटक जाती है, काफ़ी टाइम लग जाता है उनको देने में। The negative impact of caste-based segregation was felt acutely in poorer states such as मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अब देखते हैं इनइफेक्टिव रोल ऑफ पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देखो फिलहाल के लिए इनके पास ज़्यादा पावर है नहीं, इस वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रहे। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पावर अपने पास रखती है, ठीक है, पूरा कंट्रोल अपने पास रखती है। इस वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इसके अंदर रोल ज़्यादा कुछ रह नहीं पाता। अब देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ इनकम्प्लीट वर्क। देखो ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर सकता है, पंचायत कर सकती है। और वही अगर अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो मनरेगा के अंदर जितना भी काम लोगों से करवाया जाएगा उसके अंदर धांधली होगी और आधे से ज़्यादा काम पूरा ही नहीं होगा, जो होगा वो ढंग से नहीं होगा। तो ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। फिर बात करते हैं फैब्रिकेशन ऑफ जॉब कार्ड्स। देर आर सेवरल इश्यूज रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फेक जॉब कार्ड्स। तो यहाँ पे क्या है ना, कुछ भी किसी भी नाम से मिसिंग एंट्रीज कर देते हैं, डिले कर देते हैं एंट्री जॉब कार्ड के अंदर डालने के लिए, ठीक है। और कई तो नकली जॉब कार्ड बनवा लेते, फेक जॉब कार्ड किसी के भी नाम से चलवा लेंगे। वहाँ पे काम कर रहा होगा कोई और रजिस्टर के अंदर एंट्री किसी की होगी। और क्या होता है कि गांव के प्रधान कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने ही कुछ मतलब भाईचारे में यार दोस्त का नाम लिख दिया और उधर कोई काम करने के लिए नहीं जा रहा, उनको भर बस घर बैठे पैसे बांट रहे हैं। तो इस तरह के भी यहाँ पे फ्रॉड करप्शन होते रहते हैं और यही एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो फंड्स है ना, टाइमली आ नहीं पाते, आते हैं तो गलत काम में चले जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, है ना। और इस क्लास की आपको पीडीएफ और जो भी कोई भी सुझाव सजेशन है ना, सब कुछ आपको मेरे
टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो कोई भी आपका सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो या कुछ गलती कर दी हो तो आप मेरे को वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो और कमेंट सेक्शन के अंदर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।